धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पे मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के पदों को आउटसोर्स से भरने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इको टूरिज्म की नई पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए नई पॉलिसी लाई गई है। कैबिनेट बैठक में चाइल्ड केयर लीव में भी बड़ा संशोधन किया गया है। प्रदेश में अब महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों को भी बैंक पेपर देने का मौका दिया गया है। छात्रों को 2 विषयों में फेल होने पर जो बैक पेपर है उसे देने का मौका मिलेगा। बैक पेपर था, माफ कीजिएगा। और कैबिनेट बैठक में पैराग्लाइडिंग के समय हादसों को देखते हुए नई नियमावली बनाई गई है। हादसा ना हो इसके लिए नियमावली में ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस दिए जाने के लिए नियम बनाया गया है। यानी जो ट्रेंड होंगे उन्हीं को लाइसेंस दिए जाने के नियम बनाए गए हैं। और कैबिनेट बैठक में सीएम मेधावी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। और कैबिनेट बैठक में स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव 3 साल में ही होने पर मंजूरी दी गई है। तो आउटसोर्स से भरे जाएंगे शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के पद। उत्तराखंड कैबिनेट ने फैसला लिया है। और पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव देने पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षार्थियों को 2 विषयों में फेल होने पर बैक पेपर देने का मौका मिलेगा। यानी एक अवसर उनके पास होगा पेपर देने का। पैराग्लाइडिंग की नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस मिलेगा, यानी जो प्रशिक्षित होंगे उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा। स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव 3 साल में ही होने पर मंजूरी दी गई है। और फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। पहाड़ में भी रहेगी फायर ब्रिगेड टीमें। इसमें पहला मत जो था प्राथमिक शिक्षा विभाग का था, जिसमें ये काफ़ी समय से लंबित था। जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सर्कल रिसोर्स पर्सन, इनकी भारत सरकार द्वारा इनको ऑनरेरियम पे रखा जाना है। तो ये कुल 285 बीआरसी और 670 सीआरसी रखे जाएंगे, कुल 955। इनको 40,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। परीक्षा फल सुधार परीक्षा के नाम पे जो बच्चे रह जाएंगे उनको 3 अवसर दिए जाएंगे कि वो कंपार्टमेंट में पास हो सकें। एरो स्पोर्ट्स या पैराग्लाइडिंग वगैरह जो चल रहे हैं, तो इसकी एक्सीडेंट कोई ना हो, ये भी किया है कि जो भी अप्लाई करेगा 1 माह में ही उसको स्वीकृति दे दी जाएगी, ताकि लंबित चीज़ें ना रहें। संस्कृति एवं धर्म सेवा विभाग का है। इसकी भी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली अभी तक नहीं थी, उस सेवा नियमावली को पास किया गया। प्रदेश में इको टूरिज्म की पॉलिसी लाई गई है। आप जानते ही हैं कि 72% जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो उसमें फॉरेस्ट है और इको टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि जो नए इको टूरिज्म स्थल विकास होंगे उसमें जितनी भी आय होगी उसका मात्र 10% ही ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। 90% वो लोकल सोसाइटी में ही रखेंगे और उस 90% पैसे से वो विकास करेंगे। ये खनन विभाग का है। इसमें ये जो स्टोन क्रशर वगैरह, जो मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट वगैरह जो इस्टेब्लिश करने के लिए एक साइट सिलेक्शन कमेटी जाती थी, तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर नहीं थे। तो ये हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिली थी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक सदस्य रखा जाए। तो उसको कमेटी को ये संशोधन किया है कि आगे से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक मेंबर रहेगा इस समय। नई गौशाला भी बनाई जाएंगी ताकि पूरे प्रदेश में जितने भी निराश्रित गौवंश हैं उन सभी का समाधान किया। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, कई ऐसे फैसले थे जिस पर कैबिनेट की मोहर लगी है। सबसे अहम इसमें कौन से फैसले हैं जिन पे सबकी नजर थी कि ऐसा होगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जैसे मातृत्व अवकाश माओं को मिलता था, इसी प्रकार से तैयारी ये की गई है जो एकल अभिभावक हैं उनको भी मातृत्व अवकाश मिल सकेगा अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। इसी प्रकार से जो छात्र हैं, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का ऐलान कर दिया गया है। उसमें कुछ नियम तय किए गए हैं जिसके मुताबिक छात्रवृत्ति छात्रों को मिलेगी।
कुल 16 महत्वपूर्ण कैबिनेट के निर्णय है। उसमें खनिज खनन और कर्मचारियों के हितों से जुड़े भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शुक्रिया जानकारी के लिए सुदीप। तो यहाँ पे कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए और नगर पंचायत कालाडूंगी के विस्तार को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। और नैनीताल राजभवन में हर साल आयोजित होने वाला 18वीं गवर्नर्स कप गोल्फ प्रतियोगिता इस बार 19 मई से शुरू होगी। ये प्रतियोगिता 21 मई तक चलेगी। इस बार सीनियर, जूनियर और महिला वर्ग में तकरीबन 125 गोल्फर प्रतिभाग करेंगे। नैनीताल राजभवन गोल्फ कोर्स में राज्यपाल गुरमीत सिंह की मौजूदगी में कर्टन रेजर कार्यक्रम में टूर्नामेंट के अधिकारियों ने गोल्फ प्रतियोगिता के विषय में जानकारी दी और राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि राजभवन गोल्फ कोर्स में आयोजित होने वाले गवर्नर्स गोल्फ कप की खासियत ये है कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बना गोल्फ कोर्स अपने आप में अलौकिक है। उन्होंने कहा कि राजभवन गोल्फ कोर्स को आमजन के लिए खोला जाएगा ताकि युवाओं की गोल्फ में रुचि बढ़ सके और वो विश्व पटल पे यूं कहे कि प्रदेश का नाम जो है वो रोशन कर सकें। खुशी है कि हमने इस गोल्फ कोर्स को हमारे स्कूल और हमारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इस गेम को सीखें, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं इस गेम को सीखें ताकि आने वाले जो नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर में अपना नया कीर्तिमान बनाएं। और मेरी ये सोच है कि जो गोल्फ है ये आम जन के लिए है और नैनीताल में जो राजभवन का गोल्फ कोर्स है अत्यंत सुंदर है, प्रकृति का एक नज़ारा है। मैं तो कहूँगा कि ये अपने आप से एक टूरिज्म के सेक्टर में भी एक बड़ा कीर्तिमान है कि किस प्रकार से ये गोल्फ कोर्स बनाया है और लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। मैं हर एक उत्तराखंडी को, हर एक भारतीय को आमंत्रित करता हूं कि आप आकर ये गोल्फ कोर्स को देख। और उत्तराखंड में अवैध मजारों पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने सरकार का सही कदम बताया और कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो अवैध रूप से बनी होंगी उन सारे मजारों को सरकार के द्वारा अब तक समाप्त कर दिया गया है और मैं समझता हूं जो कुछ बची होंगी उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। और जहां तक कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जो पहले से मजार हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल में ये सारे मजारों का निर्माण किया गया है और उनको पीड़ा है इस बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अवैध जो मजारें निर्माण हुआ है उन सब। हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दूसरा बदमाश जंगल की ओर भाग गया। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है। हरिद्वार पुलिस के मुताबिक 17 मई की देर शाम रानीपुर के पास 2 युवकों ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक सवार युवक रानीपुर मोड़ पर देखे गए जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से भागने लगे जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस की टीम ने पीछा किया तो बदमाश बाईपास से जंगल की ओर भागने लगे। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर भी किया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी जबकि उसका साथी वहां से फरार हो गया। अब फरार की तलाश की जा रही है। इसमें कल एक ज्वालापुर क्षेत्र में शाम को एक चेन स्नैचिंग हुई थी और इसमें पूर्व में भी कुछ स्नैचिंग की वारदातों की खबर आ रही थी। इस पर एक टीम ने इसमें लोकेट किया था तो इसमें एक संदिग्ध गाड़ी का नंबर मिला था। उस गाड़ी को जब ट्रैक कर लिया गया तो आज फिर पता चला कि ये गाड़ी से मूवमेंट हुआ इधर की तरफ और हिल बाईपास की तरफ। तो हमारी जो एसओजी की टीम और ज्वालापुर और रानीपुर की टीम को चूँकि इसमें लगाया गया था अनावरण के लिए, तो ये हिल बाईपास का जो जंगल है उधर की तरफ 2 बदमाश भागे मोटरसाइकिल छोड़कर। तो जहाँ पर जवाबी कार्रवाई में क्योंकि जब घिर गए वो तो फायर किया गया। तो पुलिस ने भी एक फायर किया जो इनके पैर पे लगा है, जो उसका मोहित नाम है इसका, ये शाहजहाँपुर का है। इस पर अभी जो जानकारी मिल पाई है टीम से उसने बताया कि वहाँ भी मुठभेड़ के और 307 के केसेस वहाँ भी रजिस्टर्ड हैं। बाकी जानकारी की जा रही है। इसका एक साथी है जो फरार है जिसके लिए टीम अभी हमारी एसओजी की अन्य टीमों को लगाया गया।
दिल्ली और देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जल्द संचालन होने जा रहा है, जिसे लेकर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने देहरादून रेलवे स्टेशन से लेकर डोईवाला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से देहरादून रेलवे स्टेशन के मौजूदा हालात पर चर्चा की, साथ ही ट्रेन की रूपरेखा, समय सीमा समेत अन्य शेड्यूल के बारे में जाना भी। और बताया जा रहा है कि जल्द ही देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा सकती है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। निरीक्षण रेलवे में तो एक हम लोग की सामान्य कार्य पद्धति है कि सुपरवाइजर लेवल से अधिकारी लेवल तक सब लोग हम लोग समय समय पे आते हैं, देखते हैं ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, या कुछ और इनपुट देना है, भविष्य में क्या ये कार्य योजना है, तो उसमें हम लोग का डेली एक रूटीन का काम है। तो उसी संदर्भ में आए हुए थे, देख के गए क्या है कि उस स्टेशन का रिडेवलपमेंट होना है, कैसे प्लान बनेगा, क्या बनेगा, उस पर हमारे अधिकारियों के साथ भी हम लोगों ने चर्चा की। तो ये एक रूटीन कार्यक्रम था। और उत्तराखंड देश के साइबर क्राइम के मामलों में टॉप 5 में शुमार है और आए दिन प्रदेश में साइबर ठगी के मामले सामने आते हैं, जिसे लेकर अब उत्तराखंड पुलिस साइबर साइंस फॉरेंसिक लैब तैयार करने जा रही है, जो आने वाले वक्त में पुलिस के लिए बड़ा फायदेमंद भी साबित हो सकती है। उत्तराखंड में हर दिन 50 से ज्यादा मामले साइबर फ्रॉड के थानों में दर्ज हो रहे हैं। साथ ही हत्या, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में भी प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन इन मामलों में सबूत कलेक्ट करने यानी सबूत इकट्ठा करने के लिए अब तक उत्तराखंड पुलिस को चंडीगढ़ के साइबर फॉरेंसिक लैब पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब प्रदेश को जल्द साइबर फॉरेंसिक लैब मिलने जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार से करीब 1.25 करोड़ रुपए का बजट भी मिल चुका है। ये फोरेंसिक, ये जो स्मार्ट पुलिसिंग का एक फैक्टर ये भी होता है कि हमें टेक्नोलॉजिकली कितना हम अपग्रेड होते हैं। इसका अंतर्गत जो है भारत सरकार का जो डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज जो है, इन्होंने हमें 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया है। उसमें लगभग 1.5 करोड़ का इन्होंने हमें पहले लिमिट भी दे चुके हैं। इसमें जो हमारा जो FSL है, इसका साइबर फोरेंसिक में जो है अपग्रेड करने का कार्रवाई अभी प्रचलित है, इसको जल्दी करेंगे और बाकी जो पैसा जो बचा है वो भी हम जल्दी प्राप्त करके जो है हमारा FSL जो स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब है, इसका जो है हम साइबर फोरेंसिक एरिया में बहुत आधुनिकीकरण का वो। और जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा के नेतृत्व में तहसील परिसर कालाडूंगी में धरना प्रदर्शन कर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा नेगी पर लगे मुकदमों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कालाडूंगी SDM रेखा कोहली के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन भी सौंपा है। में जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि पूर्व महासचिव एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ बैल पड़ाव चौकी में मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसके अगेंस्ट इन लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। इसके विरोध में जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और मेरे द्वारा इसको जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाता है। में जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 2 दिन पूर्व उनको किसी मसले पे किसी ग्रामीण जन द्वारा बुलाया गया और बात जो भी थी वो मध्यस्थता करने के लिए गए थे। और होता है पंचायतों में विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बात इतनी बड़ी नहीं बनी थी। थोड़ी कहा सुनी 2 पक्षों के बीच हुई थी और तारा सिंह नेगी उसको मध्यस्थता करा रहे थे। तो आज पता चला कि उनके कई धाराओं पर उनके मुकदमे लाद दिए गए हैं, जिसके कांग्रेस जन में आप देखो कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ मातृशक्ति और नौजवान साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस जनों में बड़ा इस बात का आक्रोश है कि एक जनप्रतिनिधि को जो एक समझौता करने गया था उसके ऊपर धाराएं लगाई दी गई हैं। तो इसलिए कांग्रेस जनों में बड़ा इस बात का आक्रोश है और इसको लेकर के यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है परगना अधिकारी महोदया के माध्यम से, और हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय इसका संज्ञान लेंगे और उसमें निष्पक्ष जाँच करा करके उनके ऊपर जो धाराएँ लगा। और फास्ट फूड की जगह मोटे अनाज का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और एसोचैम द्वारा अल्मोड़ा में श्री अन्न मेला रैली का आयोजन किया और रघुनाथ सिटी मॉल से शुरू हुई श्री अन्न मेले रैली चौगानपाटा तक निकाली गई और इस रैली के जरिए परंपरागत मोटे अनाज, मक्का, बाजरा और दूसरे मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने और डेली डाइट में शामिल करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। आज सुबह हमने ये 200 बच्चों की एक रैली निकाली है ताकि जो कॉमन पब्लिक है, जो अल्मोड़ा की जनता है, जिनके जीवन से मोटा अनाज अब गायब हो गया है, बहुत कम कंज्यूम होता है, उनको ये बताया जाए कि इसके क्या स्वास्थ्य लाभ हैं
और इसको कंज्यूम हम जो रेगुलर हमारे डेली के फूड हैं जैसे कि पिज़्ज़ा है, मोमोज़ है, मैगी है, उस तरीके से भी कंज्यूम किया जा सकता है। लोगों की जो धारणा है कि मंडुआ या जो मोटा अनाज है वो सिर्फ रोटी और चावल ही है, ऐसा नहीं है। जो हमारे रेगुलर या फास्ट फूड हैं वो भी मंडुआ के हमारे बन सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सब लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए कि मोटा अनाज को कंज्यूम किया जाए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। और G20 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार नरेंद्रनगर स्थित वेस्टर्न होटल पहुंचे और तैयारियों को देखा। इस दौरान सीडीओ मनीष कुमार, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर और जिले के कई आलाधिकारी मौजूद रहे। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मेहमानों का 24 मई को आगमन होगा। 25, 26 और 27 मई को होटल वेस्टिन में 3 दिन तक सम्मेलन चलेगा और सम्मेलन बैठक के मुख्य मुद्दों में भ्रष्टाचार उन्मूलन, कृषि और कई दूसरे मुद्दे होंगे जिस पर बात होगी। और मेहमानों की टीम 28 मई को ऊणी गांव का भ्रमण करेगी, जहां विदेशी मेहमान पहाड़ की लोक संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज से रूबरू होंगे। उत्तराखंड में G20 के सम्मेलन के लिए आए हैं। जो लोग यहाँ पे G20 के सम्मेलन के लिए आएंगे विदेशों से, उनके लिए ये सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और हम जगह जगह इस पेंटिंग को नीचे से टीरी तक पेंटिंग चलेगी, दर्शाया जा रहा है। जो यहाँ का कल्चर है वो भी दिखाया जा रहा है इस पेंटिंग में। उत्तराखंड में और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को प्रदेश में 69 शत्रु संपत्तियों की सूची सौंपी है। ये संपत्तियां राजधानी देहरादून, मसूरी, नैनीताल, भगवानपुर, ज्वालापुर और किच्छा में हैं, जिन पर कब्जा लेने के लिए सभी जिलाधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शत्रु संपत्तियों को लेकर कहा कि शत्रु संपत्ति का विषय केंद्र सरकार का है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय में जो लोग अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित किया। इसका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है और सरकार ने सभी प्रदेशों में शत्रु संपत्ति चिन्हित करके सभी जिलाधिकारियों को सूची भेजी है। उत्तराखंड में 69 संपत्तियों की सूची चिन्हित की गई है और जिलाधिकारियों को इनका सर्वे, मूल्यांकन और कब्जेदारों को नोटिस देकर उस संपत्ति को केंद्र सरकार में निहित कराना है। इस बात के लिए कहा गया है। शत्रु संपत्ति का विषय भारत सरकार का है। भारत जो भी लोग 1947 में भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो संपत्ति बची हुई थी वो भारत सरकार ने उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर किया है। उसको वेस्ट करने के लिए बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। और नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी की स्थापना के 200 साल पूरे होने पर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके तहत बुधवार की शाम को मसूरी के ऐतिहासिक गांधी चौक पर आईटीबीपी के जवानों ने ब्रोस बैंड की प्रस्तुति दी। इस दौरान सबका मन मोह लिया। मसूरी के 200 साल पूरे होने पर मसूरी की स्थापना करने वाले कैप्टन यंग की वंशज रिचिल अपने परिजनों और दोस्तों के साथ मसूरी पहुंची। रिचिल ने मसूरी के 200 साल पूरे होने पर मसूरी वासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। मसूरी गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में कैप्टन यंग की वंशज रिचिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और आईटीबीपी के जवानों द्वारा प्रस्तुत बैंड की धुन में वो खो सी गई। रिचिल ने आईटीबीपी के जवानों की ब्रास बैंड की प्रस्तुति की जमकर तारीफ की। हम 200 वर्ष जो नगर पालिका को और मसूरी को बने हुए हो गए वो मना रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए वो है क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं और इस भव्य आयोजन को हम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है और हमारे बीच में जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिन्होंने ये नगरी बसाई थी कैप्टन यंग 1823 में और उनकी जो फैमिली हमारे बीच आई है, क्योंकि 200 साल में तो बहुत सारे उनकी पीढ़ियां बदल गई होंगी, परंतु उनकी पीढ़ी से एक लंदन से उनके एक परिवार में से हमारे बीच आए हैं और उनके फ्रेंड्स भी आए हैं। हम उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं और हम इस 200 वर्ष को बहुत खुशी से मना रहे हैं। इसमें भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसका आगाज हमने आज आईटीबीपी के जवानों के बैंड से किया क्योंकि हमारे लिए आईटीबीपी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। Here for himself 200 years ago, the very first house no longer exists, but the reason he built it was that he was working. He was based down in Dehradun. He was training what became the Brigade of Gurkhas,
And of course, he used to go exploring in the countryside, and he'd go up the hills, and he just loved this place. He loved the scenery, he loved the landscape, he loved the hills, the snows. And he loved the climate. He thought the climate was absolutely ideal. And we know this because this is what he wrote back in letters to his sisters at home, and they're quoted in his daughter's biography. And he thought the climate was so good that for soldiers who had been in और कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पदमपुर सुखरो के पंचायत घर में संचालित पोस्ट ऑफिस को खाली कराए जाने के फरमान से स्थानीय लोग भड़क उठे। आक्रोशित लोगों ने नगर निगम कार्यालय में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने आदेश को निरस्त कर पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस के अविधिवत संचालन के लिए एग्रीमेंट बनाने की मांग की। पदमपुर सुखरो के नागरिक मालवीय उद्यान में इकट्ठा हुए, यहां से वो नारेबाजी करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि साल 1963 से क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस संचालित हो रहा है। डाक विभाग की तरफ से पदमपुर और सिमलचौड़, लालपुर, ध्रुवपुर समेत आसपास के करीब 25,000 आबादी को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त शाखा को सब पोस्ट ऑफिस में अपग्रेड किया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। आज हमारे को यहाँ पे हम एक ज्ञापन देने आए हैं नगर आयुक्त को, मेयर साहिबा को, कि भाई जो सहूलियतें मिल रही हैं जिससे 25,000 लोग लाभान्वित हैं, जिसमें विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन सारी पेंशनें वहाँ से होती हैं, वो वहाँ पे स्पीड पोस्ट है, सब कुछ है। 5 लाख तक का 50 लाख तक का उसमें लेन देन हो सकता है। उस पोस्ट ऑफिस को बंद करा रहे हैं। 3,000 रुपये नगर निगम को फायदा हो रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि इतने वो पंचायत नगर पंचायत है किससे मिल रहा है, अगर इनको 3,000 भी मिल रहा हो कहीं पे, लेकिन नहीं, उसको बंद करा रहे हैं। उसी के लिए हमारा आज ये धरना प्रदर्शन था और 1 हफ्ते के बाद हम इससे 10 गुने ज़्यादा लोग पंचायत अभी वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। तो उनकी मांग यही है कि क्योंकि इसमें 2020 में बोर्ड से प्रस्ताव हुआ था कि उस जो पोस्ट ऑफिस का है तत्काल वहाँ से हटा दिया जाए, पंचायत भवन को खाली करा दिया जाए। तो लोगों की मांग यही है कि उससे काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 25,000 के करीब लोगों को उस पोस्ट ऑफिस से उनका काम रहता है। तो इसी संबंध में उनका द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इसको शीघ्र ही बोर्ड में दोबारा से प्रस्ताव लाकर जो ये पूर्व का जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया जाए, ताकि जो पोस्ट ऑफिस। और लक्सर में कई स्थानों पे आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। आलम ये रहा कि क्षेत्र में कई जगह पे सड़क पे पेड़ गिरे दिखाई दिए और कहीं बड़े बड़े होर्डिंग गिरे हुए दिखाई दिए। आम की फसल भी इसके चलते काफी प्रभावित हुई है। बिजली का एक केबल था वो जो आ रहा था दुकान पे, वो भी टूट गया है। ये पेड़ जो गिरा है उससे जो है केबल टूट गया हमारा। क्या था? जैसे ही हम दुकान पे आए सुबह तो देखा तो ये पेड़ टूटा पड़ा और हमारा बिजली का केबल भी, हमारी दुकान भी नहीं खुल पाई। कहने लगे भाई बिजली का ये है, तो फिर उसको केबल को हटाया। बड़ी मशक्क़त करने के बाद वे पेड़ के टहने वहने पत्ते वत्ते खींच के उनको एक तरफ को किया, तब जाके हमने अपनी दुकान खोली बिजली का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। उत्तराखंड में जारी चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ उत्तराखंड की आर्थिकी को भी चार चांद लगा रही है। राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों, वाहन चालकों, होम स्टे जैसी संस्थाओं के लिए भी राज्य सरकार के किए गए प्रयास किसी तोहफे से कम साबित नहीं हो रहे। चमोली के माड़ा में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से अपने यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की थी। पीएम मोदी के दिए गए सूत्र वाक्य का पालन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सटीक प्लानिंग का असर भी चारधाम यात्रा मार्ग पर दिख रहा है। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव से अपील की थी और समूचे देशवासियों से उन्होंने अपील की थी कि जो भी उनकी धार्मिक यात्रा है उस यात्रा का 5% धनराशि स्थानीय उत्पाद जो वहाँ के स्थानीय महिला समूह के लोग बनाते हैं, लोकल उत्पादन करने वाले बनाते हैं, छोटे छोटे जो स्वयं सहायता समूह है वो बनाते हैं,
वो अपना रोज़गार करते हैं। तो कहीं न कहीं 5% लोगों ने खरीदना प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद शुरू किया है, जिससे स्थानीय लोगों का प्रोत्साहन भी हो रहा है, उनका स्वरोजगार भी बढ़ रहा है। वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करते हुए 6 महीने तक चलने वाली चार धाम यात्रा पहाड़ के लोगों के लिए अगले 6 माह की आर्थिकी का प्रबंध भी कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से श्रद्धा के साथ साथ खुशहाली का संदेश भी चार धाम यात्रा मार्ग पर दिखाई दे रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ साथ स्थानीय उत्पाद धूम मचा रहे हैं। वहीं रेस्टोरेंट से लेकर बेकरी के प्रोडक्ट और हिलांश के उत्पादों की सराहना विदेश से आए यात्री भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रयास तो बहुत अच्छा है, लोकल वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ, वेरी नाइस, सपोर्टिंग लोकल वुमेन एंड ऑल दिस प्योर ऑर्गेनिक स्टफ, इवन बेटर, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर वुमेन सपोर्ट, दैट्स रियली वेरी नाइस। धामी जी ने भी इस पे बहुत ध्यान दिया है और हमारे स्वयं सहायता समूह को इसका प्रॉफिट भी मिल रहा है। जैसे कि हमारे जो यहाँ पे लोकल सरस रेस्टोरेंट है, हमारे लोकल प्रोडक्ट बनते हैं, तो लोग कभी काफ़ी पसंद कर रहे हैं और यहाँ से उसका आनंद ले रहे हैं। अभी तो इस बार तो बहुत फ़ायदा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है किसी प्रकार की। पिछले साल तो 2-2 दिन रोड पे पड़े हैं, बहुत परेशानी हुई। ये मुख्यमंत्री जी के बहुत वो है जो इस पर कोई परेशानी नहीं है। और आगे भी हमारे परमानेंट हम इस यात्रा में चल रहे हैं, 6 महीने तक चलेंगे। हमें आगे भी कोई दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखंड में इस बार चार धाम यात्रा कमाई का सबसे बड़ा साधन बनकर सामने आ रही है। तीर्थाटन और पर्यटन दोनों ही लिहाज से यात्रा ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों के चेहरे खिला दिए हैं। इस बार यात्रा से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है। वहीं स्थानीय उत्पादों के साथ साथ रोजगार करने वाले लोगों को आर्थिक तौर पर बड़ा लाभ हो रहा है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड।